तो 1 अक्टूबर 2025 ये वो तारीख है जब अमेरिकी सरकार के पास पैसे खत्म हो गए और वो शटडाउन में चली गई। 2018-19 के बाद ये पहली बार हुआ है जब ऐसी नौबत आई। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों और इसका असर कहाँ-कहाँ और किस पर पड़ रहा है। तो सवाल यही उठता है ना, कि जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चलाने वाली सरकार के पास ही पैसे खत्म हो जाएं, तो फिर असल में होता क्या है? इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि ये शटडाउन होता क्या है, फिर 2025 में ये हालात बने कैसे, इसके बाद इसका लोगों पर और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है, और आखिर में एक ऐसी चीज जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन का गैप। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये गवर्नमेंट शटडाउन है क्या चीज? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो जब यूएस कांग्रेस सरकार के अलग-अलग विभागों को चलाने के लिए जरूरी फंडिंग बिल को टाइम पर पास नहीं कर पाती, तो बस बहुत से सरकारी कामकाज रुक जाते हैं। इसी को शटडाउन कहते हैं। तो फिर इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, 2 तरीके हैं। एक तो ये कि कांग्रेस टाइम रहते सारे के सारे 12 जरूरी खर्च के बिल पास कर दे, सिंपल। लेकिन अगर वैसा न हो पाए तो एक टेम्पररी सोल्यूशन भी है, जिसे कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन कहते हैं। इससे सरकार को कुछ और वक्त के लिए फंडिंग मिल जाती है। शटडाउन के टाइम एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलता है, फरलो। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों को टेम्पररी बेसिस पर घर भेज दिया जाता है। मतलब नो वर्क नो पे। हाँ, एक बात जरूर है कि जब शटडाउन खत्म होता है तो उन्हें उनकी पूरी बकाया सैलरी मिल जाती है। अब सवाल ये है कि ये सब डिसाइड कौन करता है, कौन काम करेगा कौन नहीं। तो ये काम है यूएस ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट यानी ओपीएम का। यही एजेंसी है जो सारी गाइडलाइंस जारी करती है। तो बेसिकली 2 तरह के कर्मचारी हो जाते हैं। एक होते हैं फुल-लोड यानी जिनको घर भेज दिया गया है, और दूसरे होते हैं एसेंशियल। ये वो लोग हैं जिनका काम करना बहुत जरूरी है। सोच लीजिए देश की सुरक्षा, लोगों की जान बचाना, जैसे कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ या मिलिट्री वाले। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि शटडाउन होता क्या है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि 2025 में ऐसी नौबत आई ही क्यों? चलिए इसके पीछे की पूरी पॉलिटिकल कहानी को देखते हैं। कहानी शुरू हुई सितंबर में। एक जरूरी बिल पर दोनों पार्टियां, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, आमने सामने आ गईं। एक के बाद एक दोनों के प्रस्ताव सीनेट में फेल होते गए, और फिर आखिरी कील तब ठुकी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने डेमोक्रेटिक लीडर्स के साथ मीटिंग ही कैंसिल कर दी। उसी वक्त ये साफ हो गया था कि शटडाउन तो होकर रहेगा। और इस डेडलॉक के पीछे का रवैया प्रेसिडेंट ट्रंप के इस एक बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने अपनी पार्टी से साफ साफ कह दिया कि डेमोक्रेट से बात करने की जरूरत ही नहीं है, बस समझौते के सारे दरवाजे बंद हो गए। और ये सिर्फ बाहर के लोगों का अनुमान नहीं था, बल्कि सरकार के अंदर भी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जैसे बड़े नाम भी मान चुके थे कि अब शटडाउन को कोई नहीं रोक सकता। पॉलिटिक्स में जो डेडलॉक होता है ना, उसका असर हमेशा आम लोगों पे पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं इस शटडाउन का मानवीय प्रभाव क्या रहा। 9 लाख, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लगभग इतने फेडरल वर्कर्स को बिना सैलरी के घर बैठना पड़ा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 9 लाख परिवार हैं जिनकी इनकम अचानक से बंद हो गई। और इसका असर हर डिपार्टमेंट पर बराबर नहीं है। कुछ एजेंसियां तो सोच के देखिए लगभग पूरी तरह से बंद हो गई हैं, जैसे जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन या जीएसए, 98% स्टाफ घर पर, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए, जहां 89% कर्मचारियों को घर भेज दिया गया। हाँ, ऐसा नहीं कि अचानक सब कुछ बंद हो जाता है। जो ज़रूरी सेवाएं हैं जैसे सोशल सिक्योरिटी पेमेंट या एयरपोर्ट स्क्रीनिंग, वो चलती रहती हैं। लेकिन नेशनल पार्क्स का बंद होना, नई दवाओं के अप्रूवल में देरी, या फिर औरतों और बच्चों के लिए WIC न्यूट्रिशन प्रोग्राम का रुक जाना, इन सब चीज़ों का सीधा असर आम जिंदगी पर पड़ता है। तो इसका असर सिर्फ फेडरल कर्मचारियों तक नहीं रहता, इसकी जो लहरें हैं वो पूरी इकोनॉमी में फैलती हैं। चलिए इस इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट को भी समझते हैं। देखिए, आर्थिक असर पूरे देश में होता है, लेकिन कुछ जगहों पर इसकी मार ज्यादा गहरी होती है। अगर हम 2013 के शटडाउन का डेटा देखें तो नेशनल लेवल पे कंज्यूमर स्पेंडिंग में 0.7% की कमी आई थी, लेकिन वहीं वॉशिंगटन डीसी में ये गिरावट 5% थी। क्यों?
क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों पर ही डिपेंड करता है। और ये सिर्फ सरकारी लोगों की बात नहीं है। जब उनकी जेब में पैसा नहीं आता तो वो खर्च करना बंद कर देते हैं, और जब वो खर्च नहीं करते तो इसका असर सीधा रेस्टोरेंट्स, छोटे बिजनेसेस, यहाँ तक कि गैस स्टेशंस पर भी पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले शटडाउन में कंज्यूमर स्पेंडिंग में लगभग 10 अरब डॉलर की कमी आई थी। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस शटडाउन की टाइमिंग बहुत ही खराब है। जैसा कि माइकल लिंडन ने कहा, इकोनॉमी पहले से ही एक नाजुक दौर से गुजर रही थी और ऐसे में ये शटडाउन एक और बड़े झटके की तरह है। और अब आते हैं इस शटडाउन के उस असर पर जिसके बारे में सबसे कम बात होती है, लेकिन जो शायद सबसे खतरनाक है, एक इन्फॉर्मेशन वैक्यूम का बन जाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जॉब्स रिपोर्ट, इन्फ्लेशन डेटा, ये सारे ज़रूरी आर्थिक आंकड़े सरकार जारी ही नहीं कर पाती। और ये वही डेटा है जिसे देखकर इन्वेस्टर्स, कंपनियां और यहाँ तक कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। तो माइकल बेली की ये चेतावनी काफी सीरियस है। सोच के देखिए, अगर फेडरल रिजर्व को, जिसे इंटरेस्ट रेट्स तय करने हैं, उसे ही नहीं पता कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है, तो वो सही फैसला कैसे लेगा? इससे मार्केट में कन्फ्यूजन और अनिश्चितता और बढ़ सकती है। और यही सवाल हमें इस शटडाउन के सबसे बड़े अनदेखे खतरे पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी इकोनॉमी में जो पहले से ही एक पतली डोर पर चल रही हो, उसमें अगर रास्ता दिखाने वालों को ही अंधेरे में चलने पर मजबूर कर दिया जाए, तो फिर आगे क्या होगा?